France becomes a constitutional monarchy. The National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791. Its main object was to limit the power of the monarch. नेशनल असेंबली ने 1791 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को फॉर्म किया, ड्राफ्ट किया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाने का जो मेन रीजन था, जो मेन उद्देश्य था, वो था मोनार्की किंग के पावर को कम करना। These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions like legislature, executive and judiciary. During old regime, मोनार्की में सारे पावर्स किंग के पास होते थे, लेकिन अब पावर्स किसी एक के हाथ में ना होकर के 3 सेक्शंस में बांट दिए गए थे: लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लुक एट दिस फिगर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 vested the power to make laws in the National Assembly, which was indirectly elected. That is, citizens voted for a group of electors who in turn choose the assembly. Not all citizens, however, had the right to vote. Only men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of a laborer's wage were given to the status of active citizens. That is, they were entitled to vote. The remaining men and all women were classed as a passive citizens. To qualify as an elector and then as a member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayers. It means 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, उसमें फ्रांस के सारे नागरिकों को राइट टू वोट नहीं था। राइट टू वोट एक्टिव सिटीजन्स को था, जिनकी स्ट्रेंथ पूरे फ्रांस में 4 मिलियन थी आउट ऑफ 28 मिलियन पॉपुलेशन में। ये एक्टिव सिटीजन्स इलेक्टर्स को चुनते थे, जिसकी स्ट्रेंथ 50,000 मैन होते थे, और इलेक्टर्स नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चुनते थे, जिनकी स्ट्रेंथ 745 मेंबर्स होते थे। नेशनल असेंबली किंग और मिनिस्टर्स दोनों को कंट्रोल करता था। हालांकि किंग के पास वीटो पावर होते थे। एक्टिव सिटीजन्स जजेस को चुनने में भी अपने वोट को कास्ट करते थे। एक्टिव सिटीजन्स अबव द 25 ईयर्स ऑफ एज होते थे और एक बार में लगभग 3 दिन का जो लेबर्स के वेज होते थे उसको टैक्स के रूप में पे किया करते थे। एक्टिव सिटीजन्स के अलावे पैसिव सिटीजन्स भी थे। पैसिव सिटीजन्स के पास राइट टू वोट नहीं थे। इनकी स्ट्रेंथ पूरे फ्रांस में अबाउट 3 मिलियन थी। वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25 ईयर्स, ये सारे लोग पैसिव सिटीजन्स के कैटेगरी में आते थे। जबकि नेशनल असेंबली के मेंबर्स बनने के लिए सबसे ज्यादा टैक्स पे करना होता था। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, freedom of opinion, equality before law were established as a natural and inalienable rights, that is, they belonged to each human being by birth and could not be taken away. It was the duty of the state to protect each citizen's natural rights. 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत ही डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन से हुई। राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। These were the natural rights, जिसके बारे में कहा गया था कि ये सारे राइट्स जन्म के साथ ही सभी लोगों को मिलेंगे और कोई भी इनके इस राइट्स को छीन नहीं सकता। राइट्स की रक्षा करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी। इन द पेज नंबर 11, लुक एट द सोर्स सी। इन द सोर्स सी यू विल गेट द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, ऑल द थिंग्स। The revolutionary journalist Jean Paul Marat commented in his newspaper इन द फ्रेंड ऑफ द पीपल कि नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया है, ये संस्था जो है वो अमीरों की है, गरीबों की नहीं। इनका स्पष्ट कहना था कि नेशनल असेंबली को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वे सारे लोग रिच लोग, जिनको गरीबों की कोई चिंता नहीं। उनका मानना था द लॉट ऑफ द पुअर एंड ऑप्रेस्ड विल नेवर बी इम्प्रूव्ड बाय पीसफुल मीन्स अलोन। रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स। The broken chain. Chains were used to fetter slaves. A broken chain stands for the act of becoming free. यह टूटा हुआ चैन दर्शाता था कि स्लेव्स आजाद हो चुके हैं।
The bundle of rods. One rod can be easily broken, but not an entire bundle. This shows that the strength lies in unity. यह फिगर एकता को दर्शाता है, यूनिटी को दर्शाता है। यह फिगर यह बताता है कि एकता में कितनी शक्ति है। एक की जगह सभी के यूनाइट होने से शक्तियां बढ़ जाती हैं। द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में यह फिगर ज्ञान को दर्शाता है, नॉलेज को दर्शाता है। स्कैप्चर, दिस शोज द सिंबल ऑफ द रॉयल पावर। यह स्कैप्चर शाही परिवार का प्रतीक माना जाता था। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, दिस शोज द सिंबल ऑफ एटर्निटी। द रिंग नीदर बिगिनिंग नॉर एंड, दिस शोज दैट देयर इज नो एंड फॉर पीपल्स प्रोटेस्ट। यह रिंग सिंबल ऑफ एटर्निटी को रेफर करता है। इट मीन्स इसकी ना कोई शुरुआत है और ना कोई इसका अंत है। मतलब कि लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका कभी अंत नहीं है। लिबर्टी कैप और फ्रिजियन कैप, दिस कैप यूज्ड एज अ स्टाइल कैप एज अ सिंबल ऑफ रिवॉल्यूशनरी इन फ्रांस। कैप वॉर्न बाय अ स्लैव अपॉन बिकमिंग फ्री। जब गुलाम आजाद होते थे तो वो फ्रिजियन कैप को पहनते थे, जो गुलामों की आजादी का प्रतीक माना जाता था। ब्लू, व्हाइट एंड रेड, दिस सिंबल shows the national color of France. This shows that France abolishes monarchy and becomes republic. Blue, white and red फ्रांस के नेशनल कलर का प्रतीक माना जाता है। यह फ्रांस में मोनार्की के अंत को दर्शाता है और बताता है कि फ्रांस बिकम्स रिपब्लिक। द विंग्ड वुमन, दिस सिंबल शोज द पर्सनिफिकेशन ऑफ लॉ। यह कानून के मानवीय रूप को दर्शाता है। द लॉ टैबलेट, दिस सिंबल शोज दैट लॉ इज सेम फॉर ऑल। इट ऑल्सो सेज दैट ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। मीन्स कानून सबके लिए समान है और उसकी नजर में सब बराबर है। France abolishes monarchy and becomes a republic. On 21 September 1792, Louis XVI had signed the constitution. He entered into negotiations with the king of Persia. Rulers of other neighboring countries too were worried by the developments in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789. Before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Persia and Austria. Thousands of volunteers thronged from the provinces to join the army. हालांकि किंग लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन में साइन किया था, लेकिन फिर भी पर्सिया के राजा और ऑस्ट्रिया के राजाओं के साथ किंग लुई 16 सीक्रेट वे में बातें कर रहा था। किंग लुई 16 अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर के इस रिवॉल्यूशन को दबाना चाहता था। आखिरकार पड़ोसी राज्य भी इस तरह के रिवॉल्यूशन से काफ़ी चिंतित थे, वरीड थे। यहाँ तक कि ऑस्ट्रिया और पर्सिया के किंग ने सेना की एक टुकड़ी को भेजने की योजना भी बना ली थी। लेकिन 1792 में नेशनल असेंबली ने ऑस्ट्रिया और पर्सिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध की घोषणा होते के साथ कई प्रोविंसेस से हजारों हजार लोग सेना में भर्ती होने लगे। Among the patriotic songs they sang was the Marseillaise, composed by poet Roger de Lisle. It was sung for the first time by volunteers from Marseilles as they marched into Paris and so got its name. The Marseillaise is now the national anthem of France. जब वॉलंटियर्स पेरिस की ओर मार्च कर रहे थे तो एक दूसरे को इंकरेज करने के लिए ये सारे लोग मार्सिले सॉन्ग को गा रहे थे। मार्सिले गाने को रॉगर डे लिजले ने लिखा था। आज की डेट में मार्सिलेज फ्रांस का राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है। जैकोबिन क्लब, पॉलिटिकल क्लब्स became an important rallying point for people who wish to discuss government policies and plan their own forms of action. The most successful of these clubs was that of the Jacobins. गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे डिस्कस करने के लिए कई सारे पॉलिटिकल क्लब्स थे।
उनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट क्लब था उसका नाम था जैकोबिन्स। जैकोबिन क्लब का नाम पेरिस के कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब से लिया गया था। इन दिनों वुमेन भी काफ़ी एक्टिव थी और वो भी कई तरह के पॉलिटिकल क्लब्स को फॉर्म कर रही थी। मैक्समिलियन रॉबेस्पियर वॉज द फाउंडर ऑफ जैकोबिन क्लब। द मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब they held their meetings in the library of former Jacobin monastery in Paris. Started as a debating society, membership mostly middle class. The members of the Jacobin club belonged to mainly less prosperous section of society. They included shopkeepers, artisans, servants and daily wage workers. The Jacobins came to be known as the Saint Clods, literally meaning those without knee breeches. The Jacobins wore long striped trousers similar to those worn by dock workers. This was to set themselves apart from the fashionable sections of society, especially nobles who wore knee breeches. जैकोबिन क्लब का फाउंडर और नेता मैक्समिलियन रॉबेस्पियर था। द मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब डॉक वर्कर्स की तरह लॉन्ग स्ट्रिप वाले फुल ब्रीचेस पहनते थे, जबकि नॉबल्स नी ब्रीचेस ट्राउजर पहनते थे। वो अपने आप को नॉबल से अलग दिखाना चाहते थे, इसलिए जैकोबिन क्लब के मेंबर्स को सैंट क्लॉड्स कहा गया, मीन्स विदाउट नी ब्रीचेस। द वर्किंग क्लास एंड पुअर वॉर ट्राउजर्स, हाउएवर वुमेन वर नॉट अलाउड टू डू सो। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन अगस्त 10th 1792 to 27 July 1794. On the morning of 10th August, the members of Jacobin Club, they stormed the palace of the Tuileries, massacred the king's guard and held the king himself as hostage for several hours. Later, the assembly voted to imprison the royal family. Elections were held from now on. All men of 21 years and above, regardless of wealth, got the right to vote. The newly elected assembly was called the Convention. On 21st September 1792, it abolished the monarchy and declared France a republic. The execution of King Louis XVI. Louis XVI was sentenced to death by a court on the charge of treason. On 21st January 1793, he was executed publicly at the Place de la Concorde. The Queen Marie Antoinette met with the same fate shortly after. लुई 16 को कोर्ट ने देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कॉन्क्रोड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्द ही रानी मैरी एंटोनेट का भी वहीं हश्र हुआ। द रेन ऑफ टेरर 1793 to 1794. The period from 1793 to 1794 is referred to as the Reign of Terror. Robespierre followed a policy of severe control and punishment. All those whom he saw as being enemies of the Republic, like ex-nobles and clergy, members of other political parties, even members of his own party who did not agree with his methods, were arrested, imprisoned, and then tried by a revolutionary tribunal court. If the court found them guilty, they were guillotined. The guillotine is a device consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. It was named after Dr. Guillotine, who invented it. 1793 से 1794 तक के एज को आतंक का युग कहा जाता है। रॉबेस्पियर ने सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट की पॉलिसी को अडॉप्ट किया। उसके हिसाब से रिपब्लिक के जो भी एनिमी थे, चाहे वो क्लर्जी हो, एक्स नोबल्स हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर जो उससे सहमत ना हो, उन सभी को गिरफ्तार करके उन पे एक ट्रिब्यूनल कोर्ट में मुकदमा चलाया जाता था। अगर ट्रिब्यूनल कोर्ट ने उन्हें गिल्टी पाया तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकते आरे वाले मशीन था, जिस पर अपराधी के सर को रख करके सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। Robespierre's government issued laws placing a maximum ceiling on wages and prices. Meat and bread were rationed, peasants were forced to transport their grains,
to the cities and sell it at price fixed by the government. The use of more expensive white flour was forbidden. All citizens were required to eat the pain de equality bread, a loaf made of whole wheat. Instead of the traditional monsieur, sir, and madam, all Frenchmen and women were henceforth citoyen and citoyenne. Churches were shut down and their buildings converted into barracks or offices. Robespierre pursued his policy so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. Finally, he was convicted by a court in July 1794, arrested, and on the next day sent to the guillotine. रॉबेस्पियर के मरते ही रेन ऑफ टेरर का अंत हुआ और उसके द्वारा बनाए गए सारे पॉलिसीज उसी के साथ साथ खत्म हो गए।